हेलो साथियों, मैं पूरन सिंह की नवीन आज फिर मेरे YouTube चैनल NVK नॉलेज बैंक में आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर बार कोई ना कोई एक समस्या जो प्रकृति, मानव या राष्ट्र से संबंधित होती है के समाधान के साथ आप लोगों के आमने सामने हूं। इसी क्रम में आज मैं मानव से संबंधित समस्या 7 मिनट या 7 दिन में अंग्रेजी समझना कैसे सीखे के समाधान के साथ आप लोगों के आमने सामने हूं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड मैप की तरफ देखें, इस पर एक नज़र डालें और इसे हम जूम करके देखें तो कोई भी समस्या हमारे सामने एक चुनौती के रूप में होती है और जैसे ही समस्या हमारे सामने आती है तो मनोवैज्ञानिक रूप से समस्या को सामने करने वाले के मस्तिष्क में एक व्याकुलता सी नजर आती है, लेकिन हमें धैर्य से उस समस्या को समझना पड़ता है, हमें समझ बनानी पड़ती है और आगे उस समस्या को गंभीरता से देखने पर उसे असल समस्या के रूप में पहचानते हैं। इसके बाद हम परिकल्पना करते हैं कि ये समस्या किस किस तरीके से सॉल्व होगी। आगे हम उसके औचित्य पर तर्क वितर्क करते हैं और उसके अगले क्रम में हम परिकल्पना का परीक्षण करते हैं। जो हमने परिकल्पना, जो संभावित हमने तरीके देखे हैं समस्या सॉल्व करके, उन तरीकों को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और इसके बाद में उसका परीक्षण करते हैं। अगर हमारी परिकल्पना या हाइपोथेसिस से अगर समस्या सॉल्व होती है तो हम उसे एक समाधान के तौर पर स्वीकार कर लेते हैं। अगर समस्या हल नहीं होती है तो दोबारा फिर हम एक नई परिकल्पना करते हैं। इस तरीके से हम इस माइंड मैप का हर समस्या के साथ समाधान करते हैं और करना ही चाहिए। साथियों, जैसा कि इस समस्या के टाइटल को देखने से लगता है कि अंग्रेजी जैसी जटिल नियमों वाली भाषा को 7 मिनट या 7 दिन की इतनी अल्प अवधि में कैसे समझना सीखा जा सकता है, लेकिन हाँ, मेरे ट्रिक के द्वारा यह संभव है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि आप इसे बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखेंगे तो यकीन मानिए आप 7 मिनट या 7 दिन वाली इस ट्रिक से आज ही अंग्रेजी समझना सीख जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले की समाज की अपेक्षा आज का समाज कई गुना अधिक गतिशील है। समाज की इस गतिशीलता के कारण विश्व का ग्लोबलाइजेशन हो गया है। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ साधारण शब्दों में समझें तो विज्ञान तथा तकनीकी के माध्यम से आविष्कृत संचार के साधनों के द्वारा सारे विश्व के देश तथा उनके नागरिक भौतिक रूप से भले ही आमने सामने नहीं हो, परंतु संचार तकनीकी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिल्कुल आमने सामने हैं। दूसरे शब्दों में इसी तकनीकी संपर्क के स्तर को ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं। विश्व के लोग जब मन, कर्म तथा वचन से प्रकृति, मानव तथा राष्ट्र के हितार्थ यदि आपस में विचार विनिमय करना चाहें तो उनकी अपने विचार विनिमय भाषा का होना आवश्यक है। इस संदर्भ में ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में सामान्यतः 3 भाषाएं अंग्रेजी, जर्मन तथा फ्रेंच में से किसी एक भाषा की समझ होना आवश्यक है। इनमें अंग्रेजी भाषा के प्रचार प्रसार की रेटिंग विश्व में सबसे अधिक है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो जिस देश में एक भी अंग्रेजी समझने वाला व्यक्ति ना हो। इस कारण विश्व के अधिकतर व्यक्ति इसी भाषा को सीखकर एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भाषा की समझ रखना चाहते हैं और इसे समझने के 3 तरीके हैं। 1, अंग्रेजी अपनी मातृभाषा हो। 2, अंग्रेजी ग्रामर के माध्यम से इसे समझना और 3, ट्रिक के द्वारा इसे समझना। इन तीनों में अंग्रेजी मातृभाषा सबकी नहीं हो सकती। ग्रामर के माध्यम से इसे समझने में लंबा वक्त लगता है और तीसरा तरीका है इसे ट्रिक से समझना सीखना। तो आज मैं अंग्रेजी समझने की एक मास्टर ट्रिक, जिसके द्वारा 7 मिनट या 7 दिन में आसानी से अंग्रेजी समझना सीख सकते हैं, जिसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यह ट्रिक मेरे 17 वर्षों के अंग्रेजी भाषा के अध्ययन का परिणाम है। इस ट्रिक में सिर्फ 4 स्किल्स तथा 4 स्टेप्स ही प्रयुक्त होते हैं। इस ट्रिक में
ग्रामर के किसी भी कंपोनेंट विशेष की आवश्यकता नहीं होती। इस ट्रिक का नाम है द 4 की स्किल्स कम वर्ब पैटर्न एसोसिएशन यूजिंग बेस्ट यूनिक इंग्लिश इंटरप्रिटिंग मॉडल 60, abbreviated as FKSCVPAUVUEIMS। नोट: इस ट्रिक से अंग्रेजी सीखने पर मैं एक ई बुक एनवीके यूनिक इंग्लिश इंटरप्रीटर भी लिख चुका हूं, जिसकी डाउनलोडिंग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिससे आप चाहें तो इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इस ट्रिक को सीखना शुरू करते हैं। इस ट्रिक की 4 स्किल्स सीखने के पहले मैं आपको यह जानकारी शेयर कर दूं कि अंग्रेजी में कोई भी भाव व्यक्त करने के लिए 5 सेंटेंसेस प्रयुक्त होते हैं। एक, एसर्टिव, एग्जाम्पल, आई गो टू मकोड़िया डेली, मैं रोज मकोड़िया जाता हूं, वर्णन या उत्तर। 2, इंट्रोगेटिव, एग्जाम्पल, वेयर डू यू रिजाइड, आप कहाँ रहते हैं, प्रश्न। 3, इंपरेटिव, एग्जाम्पल, गो देयर सून, वहां शीघ्र जाओ, आदेश, धमकी, निर्देश या चेतावनी। 4, एक्सक्लेमेटरी, एग्जाम्पल, हाउ इफेक्टिव ट्रिक इट इज, यह ट्रिक कितनी असरदार है, आश्चर्य, अभिव्यक्ति। 5, ऑप्टेटिव, एग्जाम्पल, मे यू लर्न दिस ट्रिक वेल, आप यह ट्रिक अच्छी तरह सीख जाएं, इच्छा, अभिव्यक्ति, मेरी यह ट्रिक एसेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस समझने में 100% असरदार है और हमारे जीवन में ये ही दोनों प्रकार के सेंटेंसेस या वाक्य 95% परिस्थितियों में प्रयुक्त होते हैं तथा अन्य प्रकार के तो मात्र 5% परिस्थितियों में ही प्रयुक्त होते हैं, जिन्हें समझना भी आसान है। 4 स्किल्स कम 4 स्टेप्स यूजिंग इंग्लिश इंटरप्रीटिंग ट्रिक। नोट: ध्यान रहे या याद रखिए कि इस टेक्स्ट फाइल वीडियो में चारों स्किल्स के नाम तथा उनके क्रमांक एवं उपक्रमांक सभी सिर्फ नीले ब्लू कलर में ही लिखे हुए हैं। अब पहली स्किल पे चर्चा करें तो पहली स्किल्स में हमें यह समझना आवश्यक है कि पहली स्किल्स को हम किस तरीके से याद करें, वह स्किल्स कैसे मानी जाएगी कि आप पहली स्किल्स सीख चुके हैं। पहली स्किल्स में आपको 28 ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, और साथ में कुछ मेन वर्ब्स भी आपको याद करनी होगी। यानी पहली स्किल्स का नाम 28 ऑक्सिलरी वर्ब्स प्लस मेन वर्ब्स है। आप इन 28 ऑक्सिलरी वर्ब्स को क्रमशः किसी बुक पर या नोटबुक में नोट कर लें और इनके नाम अर्थ सहित पूरी तरीके से सिर्फ इतना आप याद कर लें इस स्किल्स को कि ये सारे वर्ब्स आप किसी इंग्लिश सेंटेंस के सुनने पर या बुक में लिखा हो तो उन्हें देखने पर सिर्फ आप इतना पहचान लें कि ये ऑक्सिलरी वर्ब्स ग्रुप की वर्ब्स है, 28 ऑक्सिलरी वर्ब्स में से है, सिर्फ आपको इतना ही इन्हें पहचानना है। इस तरीके से अगर आप इन्हें पहचान लेते हैं तो आप मानिए कि आपने पहले स्किल्स गेन कर ली है। तो इन वर्ब्स का मैं नाम हिंदी अर्थ सहित बोल रहा हूं, आप इन्हें ध्यान से सुने। 1, बी मीन्स होना। 2, आर मीन्स हैं या हो। 3, वॉज मीन्स था या थी। 4, व मीन्स थे या थी। 5, वीन मीन्स, इसका शाब्दिक अर्थ प्रयुक्त नहीं होता। 6, बीइंग, इसका शाब्दिक अर्थ प्रयुक्त नहीं होता है। 7, इज मीन्स है। 8, एम मीन्स हूं। आगे हम बढ़ते हैं। मैं मीन्स सकता हूं, सकती है, सकते हैं, सकती हो आदि। 10, माइट मीन्स सकती थी, सकते थे, सकता था आदि। 11, कैन मीन्स सकता हूं, सकती है, सकते हैं, सकती हो आदि। 12, कुड मीन्स सकती थी, सकते थे, सकता था आदि।
13 है मीन्स, जिस 13 नंबर पे शेल वर्ब है जिसका हिंदी अर्थ होता है गा, गी या गे। 14 शुड मीन्स गा, गी, गे, चाहिए आदि। 15 है बिल मीन्स गा या गी या गे। 16 है वुड मीन्स गा, गी या गे। 17 है नीड आवश्यकता होती है या आवश्यकता है आदि। 18 है डेयर साहस करता है या हिम्मत करते हैं आदि। 19 मस्ट मीन्स चाहिए। 20 और टू मीन्स चाहिए। 21वें नंबर पर देखें तो हैव इसका शाब्दिक अर्थ प्रयुक्त नहीं होता है। 22 हैज इसका भी शाब्दिक अर्थ प्रयुक्त नहीं होता है। 23 हैड इसका भी शाब्दिक अर्थ प्रयुक्त नहीं होता है। 24 हैविंग इसका भी शाब्दिक अर्थ प्रयुक्त नहीं होता है। 25 यूज टू इसका भी शाब्दिक अर्थ प्रयुक्त नहीं होता है। 26 डू इसका भी शाब्दिक अर्थ प्रयुक्त नहीं होता है। 27 डिड इसका भी शाब्दिक अर्थ प्रयुक्त नहीं होता है। 28 डज इसका भी शाब्दिक अर्थ प्रयुक्त नहीं होता है। उसके 5 फॉर्म्स यहां पर लिखे गए हैं। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स मीन्स लिखना। हम सामान्यतः हमारे नोटबुक में या हमारे स्टूडेंट लाइफ में सिर्फ मेन वर्ब्स के 3 ही फॉर्म्स देखते हैं, लेकिन वास्तव में हमें कम से कम प्रत्येक मेन वर्ब के 5-5 फॉर्म्स ही याद करने होंगे। हमें मेन वर्ब्स के सिर्फ इतने फॉर्म्स याद कर लें जिनकी हमें दैनिक जीवन में रोज आवश्यकता होती है। सेकंड स्किल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड स्किल का नाम है 20 वर्ब पैटर्न्स। 20 वर्ब पैटर्न्स को सीखने या इसके बारे में समझ बनाने के पहले हम ऑब्लिक फ्रेंड क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा समझ लें। जैसा कि ऑब्लिक फ्रेंड की डिफिनेशन यहां दी गई है। वर्ब पैटर्न में जब एक से अधिक ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स या मेन वर्ब्स अपनी कैटेगरी में 2 या 2 से अधिक संख्या में हो तो इनके बीच ओब्लिक प्रयुक्त किया जाता है और वे वर्ब्स आपस में ओब्लिक फ्रेंड्स कही जाती हैं। जैसे वर्ब पैटर्न 2 पर अंकित वर्ब पैटर्न इस ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस फोर्थ फॉर्म में इस आर तथा एम 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स प्रयुक्त हुई हैं तथा इन्हें पृथक दिखाने के लिए 2 बार ओब्लिक प्रयुक्त हुई हैं और ये एक ही ग्रुप की वर्ब्स होने के कारण इन्हें आपस में ओब्लिक फ्रेंड्स के रूप में परिभाषित किया जाता है। और इसके बाद अब हम वर्ब पैटर्न के बारे में डिफिनेशन सीखते हैं। किसी भी इंग्लिश वाक्य में सिर्फ 2 तरह की वर्ब्स यूज होती हैं, एक 28 ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स में से तथा 2 मेन वर्ब्स के 5 फॉर्म्स में से। तो वर्ब पैटर्न में 28 ऑक्सिलरी वर्ब्स के ओब्लिक फ्रेंड्स को शामिल करते हैं तथा मेन वर्ब्स के फॉर्म क्रमांक अर्थात फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ लिखा या बोला जाता है। इस तरह के वर्ब प्रयोग को वर्ब पैटर्न कहते हैं। तो आपने ये वर्ब पैटर्न के बारे में डिफिनेशंस सुनी, सीखी। अब हम ट्रिक के बारे में आगे बात करते हैं। जब हमें वर्ब पैटर्न बनाना हो तो टारगेट सेंटेंस मैं आपको बता दूं, उस सेंटेंस को टारगेट सेंटेंस कहते हैं जिसे हमें सबसे पहले कोई बोलने वाला वक्ता बोलता है या किसी नोटबुक में हम इसे लिखा हुआ देखते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को जिसका हमें हिंदी अर्थ समझना है या हिंदी अनुवाद करना है या उसका हिंदी अर्थ क्या होगा यह समझना है, ऐसे अंग्रेजी सेंटेंस को टारगेट सेंटेंस कहा जाता है। यहां हम इस टारगेट सेंटेंस से ही वर्ब पैटर्न बनाना बहुत आसान होता है। इसे हम यहां बनाने के लिए सबसे पहले हम टारगेट सेंटेंस को ही देखेंगे, क्योंकि जिस टारगेट सेंटेंस का हमें हिंदी अर्थ निकालना है उस टारगेट सेंटेंस में आधा वर्ब पैटर्न मौजूद रहता है और आधा वर्ब पैटर्न हमें बनाना होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमें एक मॉडल सेंटेंसेस यहाँ इस मॉडल में मिलेगा आपको या इस ट्रिक में मिलेगा, वह है आई राइट अ लेटर। इसमें जो पहला वर्ब पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है वह वर्ब पैटर्न कुछ इस तरह है, फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक फिफ्थ फॉर्म। दूसरा वर्ब पैटर्न आपको बनाना है इस ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस फोर्थ फॉर्म के रूप में आपको याद करना है। तीसरा वर्ब पैटर्न
तीसरा वर्ब पैटर्न हम आगे बढ़ते हैं। हैव ओब्लिक हैज प्लस थर्ड फॉर्म। चौथा वर्ब पैटर्न देखते हैं। हैव ओब्लिक हैज प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म। पांचवें वर्ब पैटर्न की तरफ बढ़े तो सेकंड फॉर्म। छठे वर्ब पैटर्न की तरफ बढ़े तो ब ओब्लिक बॉज प्लस फोर्थ फॉर्म। आगे सातवें वर्ब पैटर्न की तरफ देखें तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होता है। आठवें वर्ब पैटर्न को देखें तो हेड प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्रयुक्त हुआ है। नवें वर्ब पैटर्न की तरफ देखें तो शेल ओब्लिक बिल प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। आगे अगर हम 10वें वर्ब पैटर्न की तरफ देखें तो शेल ओब्लिक विल प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म प्रयुक्त होता है। 11वें वर्ब पैटर्न की तरफ देखें तो शेल ओब्लिक बिल प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। आगे अगर हम 12वें वर्ब पैटर्न की तरफ देखें तो शेल ओब्लिक बिल प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्रयुक्त हुआ है। आगे 13वें वर्ब पैटर्न को देखें तो इस ओब्लिक आर ओब्लिक एम प्लस थर्ड फॉर्म प्रयुक्त हुआ है। अगले वर्ब पैटर्न की तरफ देखें तो इस ओब्लिक आर ओब्लिक एम प्लस विंग प्लस थर्ड फॉर्म प्रयुक्त हुआ है। अगले 15वें वर्ब पैटर्न की तरफ देखें तो इसमें हैव ओब्लिक हैज प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्रयुक्त हुआ है। आगे वर्ब पैटर्न 16वें की तरफ देखें तो बर ओब्लिक बोज प्लस थर्ड फॉर्म प्रयुक्त हुआ है। अगले वर्ब पैटर्न 17वें वर्ब पैटर्न की तरफ देखें तो इसमें हमें दिखाई देगा व ओब्लिक बॉज प्लस विंग प्लस थर्ड फॉर्म। 18वें वर्ब पैटर्न की तरफ देखें तो हेड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्रयुक्त हुआ है। 19वें वर्ब पैटर्न की तरफ देखें तो विल ओब्लिक शेल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्रयुक्त हुआ है। और अंतिम वर्ब पैटर्न 20वें वर्ब पैटर्न की तरफ देखते हैं तो विल ओब्लिक शेल प्लस है प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्रयुक्त हुआ है। इस तरीके से ये सेकंड स्किल पूरी हुई। थर्ड स्किल की ओर बढ़ते हैं। थर्ड स्किल का नाम है 20 मॉडल सेंटेंसेस। मैं आप लोगों को इन 20 मॉडल सेंटेंसेस को स्पीक करके सुना रहा हूं। आप इन्हें क्रमशः अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इन्हें इसी क्रम में कंठस्थ कर लें। तो आइए सीखना शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को ये 20 मॉडल सेंटेंसेस स्पीक कर रहा हूं, आप इन्हें ध्यान से सुने। आई राइट अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई हैव written a letter, I have been writing a letter for 2 days. I wrote a letter, I was writing a letter, I had written a letter, I had been writing a letter for 2 days. I shall write a letter, I shall be writing a letter, I shall have written a letter, I shall have been writing a letter for 2 days. A letter is written by me, a letter is being written by me, a letter has been written by me, a letter was written by me, a letter was being written by me, a letter had been written by me, a letter will be written by me, a letter will have been written by me. इसके बाद हम फोर्थ स्किल्स की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ स्किल्स का नाम है 20 हिंदी ट्रांसलेशंस ऑफ द 20 मॉडल सेंटेंसेस। मतलब इसके पहले जो मैंने 20 मॉडल सेंटेंसेस बोला है उन्हीं के हिंदी अनुवाद हैं। इन्हीं को 20 हिंदी ट्रांसलेशंस ऑफ द 20 मॉडल सेंटेंसेस कहा जाता है। सबसे पहले हम यहाँ HBPP या ATIC क्या है उनके बारे में यहाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। HBPP हिंदी वर्ब पैटर्न पार्टिकल, हिंदी ATIC का मतलब होता है एक्शन टाइम इंडिकेटिंग क्लू। या 20 मॉडल सेंटेंसेस के 20 हिंदी अनुवादों के अंत में जिस शब्द एवं जिन शब्द समूह को ब्लू कलर में दिखाए गए हैं उन्हीं शब्द भागों को HBPP कहा गया है तथा उन्हीं को हिंदी ATIC भी कहा जाता है। जैसे हिंदी अनुवाद मैं पत्र लिखता हूँ के अंत में ब्लू कलर में ता है, एक HBPP या हिंदी ATIC है। यहाँ पर मैं 20 मॉडल सेंटेंसेस के पूरे 1 से लेकर 20 तक हिंदी ट्रांसलेशन आप लोगों के सामने स्पीक कर रहा हूँ। इनके अंत में जो ब्लू कलर में लिखा हुआ पार्ट है वे सारे पार्ट्स हिंदी ATIC हैं। मैं यहाँ पहले ट्रांसलेशन से आपको स्पीक करना शुरू कर रहा हूँ। मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिख चुका हूँ, मैं 2 दिन से पत्र लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिखता था,
मैं पत्र लिख रहा था, मैं पत्र लिख चुका था, मैं 2 दिन से पत्र लिख रहा था, मैं पत्र लिखूंगा, मैं पत्र लिख रहा होगा, मैं पत्र लिख चुका होगा, मैं 2 दिन से पत्र लिख रहा होगा, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, पत्र मेरे द्वारा लिखा जा चुका है, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता था, पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा था, पत्र मेरे द्वारा लिखा जा चुका था, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाएगा, पत्र मेरे द्वारा लिखा जा चुकेगा। इस तरीके से ये चौथी स्किल्स भी संपन्न हुई। अब यहाँ पर हम देखें तो हमें तीसरी स्किल्स और चौथी स्किल्स कुछ इस तरीके से याद कर लेना चाहिए, जिस तरीके से मैं आपको एक बार और उनको एक साथ स्पीक कर रहा हूँ। आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ। आई हैव रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका हूँ। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days, मैं 2 दिन से पत्र लिख रहा हूँ। आई रोट अ लेटर, मैं पत्र लिखता था। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा था। आई हैड रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका था। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days, मैं 2 दिन से पत्र लिख रहा था। आई शेल राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखूंगा। आई शेल बी राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा होगा। आई शेल हैव रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका होगा। आई शेल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days, मैं 2 दिन से पत्र लिख रहा होगा। अ लेटर इज रिटन बाय मी, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, पत्र मेरे द्वारा लिखा जा चुका है। अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता था। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी, पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा था। अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, पत्र मेरे द्वारा लिखा जा चुका था। अ लेटर विल बी रिटन बाय मी, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाएगा। अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी, पत्र मेरे द्वारा लिखा जा चुकेगा। इस तरीके से आपको थर्ड स्किल और फोर्थ स्किल एक साथ याद करना है, ताकि आपको इन्हें कंठस्थ करना बहुत आसान होगा। अब आइए समाधान की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि इसे हम स्क्रॉल करके ऊपर ले जाते हैं, समाधान की तरफ देखें तो सबसे पहले हम टारगेट सेंटेंस को यहाँ परिभाषित करने का प्रयास करें। वह इंग्लिश वाक्य या सेंटेंस जिसका हिंदी अर्थ समझना है उसे टारगेट सेंटेंसेस कहा गया है। इसका मतलब साफ है, यानी जो टारगेट सेंटेंस है उसका अर्थ यह यही होता है कि जो अंग्रेजी वाक्य या इंग्लिश सेंटेंस जो बुक में लिखा हुआ है या कोई व्यक्ति स्पीक करता है उसका हमें हिंदी अर्थ समझना है। जिसका अर्थ हम नहीं जानते उसका हिंदी अर्थ क्या होगा, तो ऐसे सेंटेंस को टारगेट सेंटेंस यहाँ कहा गया है। अब नीचे देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर द एग्जीक्यूटिव माइंड मैप ऑफ द मॉडल फ्रेम्ड बाय द ऑनर ऑफ यूट्यूब चैनल एनवीके नॉलेज बैंक। इसका मतलब यह हुआ कि ये माइंड मैप मेरे द्वारा तैयार किया गया है। इसमें मैं आपको 4 स्किल्स और 4 स्टेप लगाकर एक टारगेट सेंटेंस का हिंदी अर्थ निकालकर आप लोगों को बताता हूं, जिससे कि आप लोग इस मॉडल के माध्यम से या इस ट्रिक के द्वारा आप किसी भी टारगेट सेंटेंस को हिंदी में उसका अर्थ समझ सकें। तो सबसे पहले इस मॉडल के नाम के ऊपर अगर चर्चा करें तो इस मॉडल का नाम है द 4 की स्किल्स यूजिंग बेस्ट यूनिक इंग्लिश इंटरप्रेटिंग मॉडल 60 एब्रीविएटेड एस FKSUVUEIMS। और यहाँ पर हम सबसे पहला एक टारगेट सेंटेंस यहाँ लिया गया है जिसका हमें हिंदी अर्थ समझना है। मिस SK नवीन इज कंपोजिंग अ पोएम। मानिए ये एक सेंटेंस अंग्रेजी टारगेट सेंटेंस है, इसका हमें हिंदी अर्थ कैसे समझना है। सबसे पहले यहाँ पर हमारा पहला स्टेप जो होगा, सबसे पहले हमें इसमें कौन सी मेन वर्ब है उसके सारे फॉर्म याद होना चाहिए जो टारगेट सेंटेंसेस में प्रयुक्त हुई है। कंपोज वर्ब यहाँ प्रयुक्त हुई है। सबसे पहले तो टारगेट सेंटेंस में जो मेन वर्ब यूज हुई है उसके सारे फॉर्म्स हमको याद होने चाहिए, जैसे कंपोज, कंपोज्ड, कंपोज्ड, कंपोजिंग, कंपोजेस। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टेप का उपयोग करते हैं और यहाँ पर पहली स्टेप में हम देखते हैं कि ये जो टारगेट सेंटेंस दिया गया है
इसमें हम सबसे पहले मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब पहचानने की कोशिश करते हैं। तो देखें, इसमें दिखाया गया है कि पहले स्टेप पर अगर इस टारगेट सेंटेंस में देखें तो इस एवं कंपोजिंग दो वर्ब यूज हुई है। 28 ऑक्सिलरी वर्ब्स में से इस आया है और मेन वर्ब्स में कंपोजिंग वर्ब आई है। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं जिसमें हम सेकंड स्किल्स यूज करेंगे। सेकंड स्किल्स जो यूज करेंगे उस वही स्किल्स का नाम है द 20 वर्ब पैटर्न्स। इसमें अगर हम देखें तो टारगेट सेंटेंस सुनने या देखने पर पहचानी गई वर्ब से उपयुक्त वर्ब पैटर्न बनाने का प्रयास करते हैं। तो उससे टारगेट सेंटेंस में जो वर्ब पहचानी उससे यही वर्ब पैटर्न बनता है, इज ओब्लिक आर ओब्लिक एम प्लस फोर्थ फॉर्म। अब हम तीसरी स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी स्किल्स यहाँ यूज होगी। तीसरी स्किल्स का नाम है 20 मॉडल सेंटेंसेस। यहाँ पे हम यह देखेंगे जो हमने वर्ब पैटर्न बनाया है उस तरह के वर्ब पैटर्न हमें 20 मॉडल सेंटेंसेस में कहाँ है। तो यहाँ हम देखेंगे उसी तरह का वर्ब पैटर्न हमें यहाँ दिखाई देगा। आई एम राइटिंग अ लेटर, ये चौथा मॉडल सेंटेंसेस है। इसमें वही वर्ब पैटर्न यूज हुआ है जो वर्ब पैटर्न हमने बनाया है, यानी इज ओब्लिक आर ओब्लिक एम प्लस फोर्थ फॉर्म। तो चलिए यहाँ पर हम फोर्थ स्किल का अब उपयोग करते हैं, द 20 हिंदी और इंग्लिश ATICs। उपयुक्त हिंदी ATIC को याद, लिखते या प्रयोग करते हुए तथाकथित टारगेट सेंटेंस का पूर्ण अर्थ समझने के लिए इसके HVPP को पूर्व में किए गए हिंदी अधूरे अर्थ के अंत में शिफ्ट कर दीजिए। मतलब साफ है, मैं पत्र लिख रहा हूं के अंत में ब्लू कलर में लिखा हुआ है इसका ATIC इस चौथे स्किल्स का रहा हूं। इसे हम शिफ्ट करके और सीधे हम कुमारी एस के नवीन कविता सर्जित कर, और इसके बाद में देखिए ये ब्लू कलर में रही है, यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारा टारगेट सेंटेंस जो है मिस एस के नवीन इज कंपोजिंग अ पोएम, इसका पूरा हिंदी अनुवाद बन जाता है एस के नवीन कविता सर्जित कर रही है। इस तरीके से हम 4 स्किल्स का उपयोग करते हुए, 4 स्टेप्स का उपयोग करते हुए इस ट्रिक के द्वारा किसी भी टारगेट सेंटेंस का या ऐसे सेंटेंस का जिसे हमें हिंदी अर्थ समझना है उसका पूरी तरीके से हिंदी अर्थ निकाल सकते हैं, उसका हिंदी अर्थ समझ सकते हैं। तो आज इस समस्या के समाधान के साथ सिर्फ इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरह के समस्या से हल करने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। तब तक के लिए जय प्रकृति, जय मानव, जय राष्ट्र।